हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रेणुका वेटलैंड को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वुलर लेक को लेकर के। तो वुलर लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। वुलर लेक जो है वो साउथ एशिया में जितनी भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनमें से एक है। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो वुलर लेक के माउथ पर ही एग्जिस्ट है। ये जो वुलर लेक है ये रामसर साइट का डेजिग्नेशन इसको दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि 1971 में वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान की सिटी रामसर में एक कन्वेंशन हुई थी, जिसी को रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो रामसर कन्वेंशन है फिर टाइम के साथ में इसमें एक इम्पोर्टेंट इनपुट किया गया कि टाइम के साथ में जिन वेटलैंड साइट्स में डिक्रीज देखने को मिलता है उनके लिए एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रखा जाएगा। और उस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ये जो भी रामसर साइट हैं जिनमें टाइम के साथ में डिक्रीज देखने को मिला है उनको इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा, ताकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो अटेंशन है वो क्रिएट किया जाए और जिसकी बेसिस पर जो उनकी अर्लियर जो पोजीशन है वो दोबारा से रीगेन की जा सके। तो आपका क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया की कितनी रामसर साइट जो हैं वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, और उन रामसर साइट का आपको कमेंट बॉक्स में नाम भी बताना है। ये भी बताना है कि क्या अर्लियर टाइम में और भी मॉन्ट्रियक्स जो रामसर साइट थी वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में थी, और अगर थी तो कौन सी थी। ओके, द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो एस्पायरेंट जिनका 2023 यूपीएससी टारगेट है उनके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो काफ़ी बेनिफिट है। आपको क्या करना है कि हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उनको और ज़्यादा आप अच्छे से रीड कर सकते हो। यहाँ कुछ बेसिक फीचर आपके साथ में मैं शेयर कर देती हूँ। आप इसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमारे जो मेंटोर है वो डेली बेसिस पर आपको टारगेट देते हैं। फिर उनको प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन बेसिस पर उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो भी आपने पास्ट में पढ़ा उन सभी का रिवीजन टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। इससे आपके प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, टाइम टू टाइम जो हमारे मेंटोर्स हैं वो आपको अगर आपकी स्ट्रेटजी में, आपकी स्टडी में कोई भी प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं और रेगुलर आपसे कनेक्टेड रहते हैं। आपका जो भी स्टडी टाइम है उसको किस तरीके से आपको एक वैल्यूएबल टाइम में कन्वर्ट करना है, इन सभी के लिए जो है वो एक स्ट्रेटजी, एक अप्रोच जो है वो हमारे मेंटोर के द्वारा बताई जाती है। तो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है प्रोग्राम तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर बहुत मोर इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के बारे में वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो हमारे मेंटोर हैं उनसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी को पता है कल जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन पर दही हांडी सेलिब्रेशन होता है और इसी का महाराष्ट्र में जो भी प्रोसीजर है वो कंडक्ट करवाया गया। यहाँ पर कुछ लोग जो भी ये दही हांडी को फोड़ते हैं उनको गोविंदा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजरी देखने को मिली, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है कि इन लोगों को जो भी उनकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें कुछ यहाँ पर छूट उनको दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैंकॉक की विजिट पर मीन्स थाईलैंड की विजिट पर, वहाँ पर उनसे क्वेश्चन किया गया होगा कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो किस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो इस आर्टिकल में जब ये क्वेश्चन किया गया तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि देखो जिस स्टेज में होना चाहिए या 2020 से पहले, मई जून 2020 से पहले जिस स्टेज में थे इंडिया और चाइना के रिलेशन उससे काफ़ी डिग्रेड स्टेज में है। अभी प्रेजेंट टाइम में हम कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में लगे हुए हैं कि दोबारा से जो प्रॉब्लम है, जो इशू है उसको सोल्व किया जा सके, लेकिन अब इसका कोई रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आया है। तो जब ये क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने बताया कि देखो जो हमारा
बॉर्डर एरियाज है उसको लेकर के जो भी इशू है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिसंगेजमेंट प्रोसीजर है उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, पर एक रिजल्ट जो है उसके ऊपर अभी सामने हम नहीं आ पाए हैं। जब ये स्टेटमेंट इंडिया ने दिया तो यहाँ पर फिर चाइना ने इसका काउंटर स्टेटमेंट दिया कि देखो, इंडिया और चाइना दोनों की जो प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है और जिस तरीके से वो अपनी कंडीशन को इवेल्युएट करने की और इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर इंडिया और चाइना दोनों मिलकर के दोनों के रिलेशन को बेहतरीन करने की कोशिश करें तो हम जो भी इशू हैं उनको सोल्व कर सकते हैं और जो हमारे टाइज हैं उनको दोबारा से सेम डायरेक्शन में हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब पहले जिस तरीके से हमारे जो रिलेशन एस्टेब्लिश थे, हम दोनों इंटीग्रेटेड फॉर्म में या जिस तरीके से भी एक दूसरे के जो भी पर्सनल ओपिनियन है या फिर अगर बॉर्डर एरियाज में जो इशू है उसको हम जिस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे, उस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो उन्होंने बताया है, चाइना की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है कि अगर इंडिया और चाइना दोनों ने मिलकर के अपने इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की तो ये जो बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में एशियन सेंचुरी के रूप में जो टाइम है वो डेवलप होगा, मीन्स एशिया के जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप स्टेज में यहाँ पर करेंगे, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो डोमिनेंस है वो क्रिएट करेंगे। तो एशियन सेंचुरी, एशियन सिविलाइजेशन, एशियन हिस्ट्री, एशियन कल्चर तभी डेवलप हो पाएगा तब इंडिया और चाइना दोनों बिग कंट्रीज हैं। एरिया वाइज भी हम देख लेते हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है दोनों की काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हमें एशियन सेंचुरी क्रिएट करना है तो दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो, कर्नाटका कोर्ट ने UIDAI जो आधार कार्ड के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल है जिस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन्होंने बोला है कि 12 बांग्लादेशी नेशनल्स जो हैं जिनकी आधार डिटेल्स जो है वो शेयर की जाए। इसके अलावा ये भी बोला कि NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको 2008 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2008 में जब हमारे इंडिया पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, आप सभी को पता है 26/11 अटैक, उसके बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश किया गया ताकि पूरे इंडिया में इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो भी टेररिस्ट इश्यूज हैं उन सभी को सॉल्व किया जा सके। तो NIA को बोला है कि आप UIDAI से ये 12 बांग्लादेशी नेशनल जो हैं इनकी आधार डिटेल्स ले लो, लेकिन उनका किसी और जगह उस इंफॉर्मेशन का किसी और जगह आप यूज़ नहीं करोगे, और इसके अलावा जो भी इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिलीज नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो देखो, जो जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में जब उनका स्पेशल स्टेटस रिमूव किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में उनको बाइफर्केशन किया गया 2 पार्ट्स में, 2 यूटीज़ में, अभी तक भी वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। तो टाइम टू टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस तरीके के एलिगेशन लगाती हैं कि उनके जो भी इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है ताकि कोई भी पीस और स्टेबिलिटी को लेकर के अगर कोई इशू है तो उसको सोल्व किया जा सके। तो यहाँ पर अभी उमर फारूक को लेकर के उन्होंने बोला कि हाउस अरेस्ट इस तरीके के कोई स्टेटमेंट आए होंगे, तो वहाँ के जो जम्मू एंड कश्मीर के जो LG हैं उन्होंने बोला है कि कोई हाउस अरेस्ट, कोई डिटेन्ड उनको नहीं किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज। एक तो जो अभी बिल्किस बानो जो केस है जिसमें रिलीज़ किया है गुजरात की गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने इस केस के बारे में बताया है कि 2002 में ये केस हुआ था, ये मर्डर हुआ था। फिर उसके बाद में 2008 में ये जो गैंग रेप और बिल्किस बानो था, इसमें ये जो बिल्किस बानो थी वो प्रेग्नेंट थी एंड द मर्डर ऑफ हर फैमिली मेंबर्स इन 2002 वर रिलीज दिस वीक फ्रॉम ए जेल इन गुजरात। तो जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको सजा भी हुई, लेकिन अभी उनको रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में देखो ये बताया गया है कि CBI की स्पेशल जो कोर्ट है उसमें उनको रिजल्ट दिया गया था, उसमें उनको पनिशमेंट दिया गया था 2008 में, और उसके बाद में वो जेल में थे। तो यहाँ पर जो रेमिशन पॉलिसी है स्टेट की, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया, राइटर ने बोला है कि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो स्टेट के पास में पावर है कि किस तरीके से, मान लो कोई प्रिजनर जो है उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है और ये लगता है कि उनको रेमिशन दिया जा सकता है तो दिया भी जा सकता है।
ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मोस्ट स्टेट्स में गुजरात करंट रेमिशन पॉलिसी जो 2014 में जिसको रिवाइज किया गया था, इसमें जो प्री मैच्योर रिलीज, अगर रेप केस में कोई इन्वॉल्व है तो उसमें प्री मैच्योर रिलीज जो है वो इनएलिजिबल है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला है कि 1992 की जो आपकी रेमिशन पॉलिसी थी ना गुजरात स्टेट की, वो इसमें अप्लीकेबल होगी, क्योंकि 2014 में तो आप नहीं लेकर के आए हो, लेकिन जो केस है वो तो 2002 का है। ठीक है, 2002-2004 का केस है, तो उसमें 1992 की जो आपकी रेमिशन पॉलिसी है वो एप्लीकेबल होगी, उसके जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या उस टाइम भी इस तरीके के रेप केसेज में जो भी पनिशमेंट दिया जाता है उनको प्री मैच्योर उनका रिलीज किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी उस टाइम भी नहीं था। अब यहाँ पर ये बताया गया है, जो राइटर हैं उन्होंने कुछ केसेस की बात की है कि किन किन केसेस में जुडिशरी ने क्या क्या रिजल्ट दिया है, और इस तरीके से पहले भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोशिश की होगी, तो क्या ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर पहले तो सीआरपीसी, प्रिजन एक्ट, इन सभी के बारे में बता रखा है। दूसरा यहाँ पर बता रखा है कि देखो कुछ केसेस की संख्या, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो बिल्किस बानो जो केस है इसके बेसिस पर ही कुछ अदर केसेस में जो जुडिशरी है नेक्स्ट पेजेस पे है उसके बारे में, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो केसेज हैं इनमें बता रखा है कि क्या क्या इशू हुए होंगे और क्या क्या किस तरीके से कोशिश की गई होगी, कि जुडिशरी ने किस तरीके से उसमें इंटरवीन करने की कोशिश की गई होगी। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से अर्ली रिलीज किया गया है और जो इशू है जिसकी वजह से जो केस हम डिस्कस करेंगे उसमें बताया गया है कि देखो अर्ली रिलीज किया जा सकता है, अगर बिहेवियर में चेंजेस है, बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, वो लगता है कि पनिशमेंट को कम किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो अदर इश्यूज में अगर हम बात करें कि जिस केस में रिलीज किया जा रहा है उस केस की वजह से सोसाइटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा कि ये क्राइम तो ऐसा था कि नॉर्मल क्राइम था और फिर अब दोबारा से इस तरीके का रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगा, या जो पर्सन जिसको पनिशमेंट मिली थी वो बाहर जाकर के सोसाइटी में दोबारा से उस क्राइम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। तो ये कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पर रेमिशन पॉलिसी को फॉलो भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जिस हीनियस क्राइम में ये रेमिशन पॉलिसी फॉलो की गई है ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो बिल्किस बानो केस में जो रेमिशन पॉलिसी को फॉलो किया गया है इसके लिए इसका जो आंसर है वो देने की कोशिश होनी चाहिए, और जुडिशरी लेवल पर, हायर लेवल पर जो जुडिशरी है वो इसको क्वेश्चन करे कि गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने जो इशू को फॉलो किया है और जिस बेसिस पर ये रेमिशन पॉलिसी दी है इसका जो आंसर है वो देना चाहिए कि किस बेसिस पर ये रेमिशन पॉलिसी देने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फ्री वाइज को लेकर के है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अगस्त 2022 को ये रिकमेंडेशन दी कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, और इस एक्सपर्ट कमेटी में जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से होने चाहिए, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी लोग मिलकर के कमेटी में हो और फिर जो है वो फ्री वाइज की स्टडी की जाए। यहाँ पर राइटर ने, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइटर ने फ्री वाइज का कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर देने की कोशिश की है। जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो फ्री जो है वो ट्रैवलिंग करवाती है विमेन की, वहाँ की जो बसेज हैं गवर्नमेंट बसेज उनमें। तो इससे क्या हुआ है, इससे देखने को मिला है कि वर्क प्लेस पर विमेन का जो इंक्लूजन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। भले ही जो है उनके ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन है वो कम हुआ है, लेकिन मतलब उनका इकोनॉमिक बर्डन जो फेयर जो लगता है वो उनको देना ही नहीं पड़ता, तो वीमेन का जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्क प्लेस पर जो उनकी इंक्लूजन है, जो उनकी संख्या इंक्रीज हो रही है वो सबसे ज़्यादा हो गया है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि मिड डे मील स्कीम के बारे में, कि मिड डे मील स्कीम को भी आप फ्री वाइज मान सकते हो, लेकिन मिड डे मील स्कीम को चाहे पुअर पीपल जो हैं वो अपने बच्चों को मिड डे मील स्कीम के तहत ही, कि वहाँ पर जो है खाना मिलेगा, फूड मिलेगा, इसके बेसिस पर ही चाहे वो स्कूल भेजते हों। लेकिन इससे क्या हुआ है कि हायर एजुकेशन में
वो फैमिली जो एक लेबर क्लास में इन्वॉल्व थी, जो इस तरीके की लेबर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, लेकिन उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो एजुकेशन के प्रति जो उनका एक इंक्लेशन है, एक झुकाव जो है वो देखने को मिलता है। और यही बेसिक रीजन है कि हमारे इंडिया में हायर स्टडीज़ में जो एक पार्टिसिपेशन होता है जो पॉपुलेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि जब टेलीविज़न देने की कोशिश की गई थी फ्री वाइज के तहत, मीन्स इलेक्शन के टाइम पे, सॉरी, तो इलेक्शन के टाइम में जब अगर जो कलर टीवी या टीवी देने की कोशिश की गई, तो इसके बारे में बताया गया है। तो इसकी वजह से जो वीमेन एट्रोसिटीज़ हैं या वीमेन वायलेंस है घर पर, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में महिलाओं को पता लगा, वीमेन को पता लगा कि हाँ, वो भी अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि फ्री वाइज जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं जी, कि जैसे कि फ्री आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसकी वजह से जो रिच पर्सन है उनको तो लगता है कि फ्री में दे रहे हो, लेकिन जो पुअर पीपल हैं उनके लिए तो उनकी जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है एनर्जी का, लाइट का। तो ये कुछ बेसिक रीजन है जिसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि फ्री वाइज की वजह से वैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी वैल्यूएबल चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फ्री वाइज को इस तरीके से डिस्कस किया जाए और सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है उनको काउंट नहीं किया जाए, क्योंकि इसको लेकर के जुडिशरी ने बोला है कि हमारे जो भी पीपल हैं वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस इतना भी नहीं होते हैं कि फ्री वाइज के अकॉर्डिंग ही किसी को वोट यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो रिकमेंडेशन, जो कमेटी जो है, एक्सपर्ट जो है, वो इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें और इसका एक जो मीडिएशन फॉर्म जो है वो निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर ये जो बिल्किस बानो केस जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर है वो केसेस के बारे में। ओके, तो इन केसेस के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से केस हैं और अब तक जुडिशरी ने किस केस में क्या बात बोली है। जैसे कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मोहिंदर सिंह, इसमें हैज अंडरस्कोर्ड द एंड दैट द ग्रांट ऑफ रेमिशन शुड बी इन्फॉर्म्ड, फेयर एंड रीजनेबल। जुडिशरी ने बोला कि अगर आप इस तरीके की पॉलिसी को फॉलो करते हो तो इस तरीके की पॉलिसी इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। राजन वर्सेस होम सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु, टॉप कोर्ट ने ये बोला कि प्री मैच्योर अगर रिलीज करना है, प्री मैच्योर रिलीज इज नॉट ए मैटर ऑफ प्रिविलेज बट इज द पावर कपल्ड विद ड्यूटी कन्फर्ड ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब जो भी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में उसकी जो ड्यूटी है उसको ये इंक्रीज कर देती है। ये जो कोर्ट है, कोर्ट ने उस टाइम जुडिशरी ने इस केस में ये बोला कि रेमिशन शुड नॉट अंडरमाइन द नेचर ऑफ द क्राइम कमिटेड। रेमिशन जो है, जो क्राइम किया गया है उसकी जो नेचर है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है अगर आप रेमिशन देना चाह रहे हो तो। मतलब जो क्राइम है उसको अंडरस्कोर नहीं किया जाना चाहिए। सीधी सा मतलब ये है कि जो क्राइम किया गया उसकी अकॉर्डिंग जो है ये रेमिशन पॉलिसी को फॉलो किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण नास्कर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 5 क्वेश्चन बोला गया जुडिशरी के द्वारा कि स्टेट को इन 5 क्वेश्चंस को माइंड में रखना चाहिए अगर वो रेमिशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो। वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट सोसाइटी, कि ये जो भी इशू था वो इंडिविजुअल लेवल पर था और सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, और कोई चांस नहीं है कि फ्यूचर में दोबारा से वही क्राइम दोबारा से हो पाए। इसके अलावा ये बताया गया है कि कन्विक्ट हैज लॉस्ट द पोटेंशियलिटी टू कमिट क्राइम, कि जो क्राइम किया है या अदर क्राइम को लेकर के जो पर्सन जो इन्वॉल्व था जिसको ये रेमिशन दिया जा रहा है वो दोबारा से किसी भी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं देखा जा सकेगा। इसके अलावा एनी पर्पज इज सर्व्ड इन कीपिंग द कन्विक्ट इन प्रिजन, उसका जो पर्पज़ है जिसके बेसिस पर उसको रखा गया था वो सर्व्ड हो गया है तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट्स फैमिली, इस कंडीशन के बेसिस पर ही उनको रिलीज़ किया जा सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान में रखो तभी जा करके किसी पर्सन का रिलीज़ करो। तो यहाँ पर जो बिल्किस बानो केस है, रेप केस है, ये जो क्राइम है वो दोबारा से भी हो सकता है, जो लोग इन्वॉल्व थे वो दोबारा से क्राइम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर रेमिशन पॉलिसी को लेकर के क्वेश्चन किया गया है कि किस तरीके से आपने, किस बेसिस पर जो है वो स्टेट ने यहाँ पर रेमिशन पॉलिसी को फॉलो किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो,
आप सभी को पता है कि सीज वाले एरिया को, वाटर बॉडीज वाले एरिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप कोई भी सी एरिया है, कोई भी ओशन है, उस पर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। उनका जो तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया जो है, वो शेयर करता है उस ओशन के साथ में अपनी बॉर्डर। अब यहाँ पर जो इंडिया से भी रिप्रेजेंटेशन और अदर कंट्रीज से भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है कि 1982 में जो अनक्लोज जो लॉ हमने साइन किया था कि हम किस तरीके से जो ओशन है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश की गई है कि सभी कंट्री जो है वो अपने अपने लेवल पर ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि सभी कंट्रीज अपने रीजनल एरिया में अनक्लोज जो 1982 का रूल है उसमें सी की जो वाटर बॉडीज है उसको इस तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि जो भी उसके बॉर्डर एरियाज में जो एरिया है उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया कि जो भी इशू है उनको सोल्व किया जा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो डीप ओशन है, जो एक्सप्लोरेशन है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं किया गया तो ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और फिर उसके जो इफेक्ट हैं वो आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन है, जो स्पीसीज हैं ओशन लेवल पर या सी लेवल पर, वाटर लेवल पर, उन सभी की जो लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग देखने को मिलेगी। तो जो भी लॉ है, जो भी डाइवर्सिटी को जो भी इफेक्ट करते हैं, उन सभी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर देखो मेघालय स्टेट जो है वो हमारे इंडिया के, अगर हम मैप में देखें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पर है। यहाँ पर ये जो मैप है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो है मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया 3 इंपोर्टेंट यहाँ पर हिल्स हैं। तो यहाँ पर जो हिल्स हैं उसमें रेड होल माइनिंग होती है। रेड होल माइनिंग को आप इस तरीके से देखिए। रेड होल माइनिंग मतलब जिस तरीके से रैट, चूहे जो हैं वो अपना घर बनाते हैं लैंड एरिया में, सेम इसी तरीके से यहाँ पर कोल माइनिंग होती है जिसको रेड होल माइनिंग बोलते हैं। मतलब कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है और इस तरीके से जो लोग हैं वो एरिया को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या विदाउट एनी टेक्नोलॉजी इस एरिया में वो अंदर डीप एरिया तक जाते रहते हैं। और जब किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो एक टाइम के बाद में जो ऊपर का जो एरिया है वो नीचे निकल करके गिर जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डेथ भी देखने को मिलती है। तो ये जो रेड होल माइनिंग है इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको एक तरीके से बैन भी कर दिया था कि ये काफ़ी हजार्डस है और जो पॉपुलेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो फिर से वहाँ पर इशू देखने को मिला है और रेड होल माइनिंग की वजह से एक पर्सन की वहाँ पर डेथ भी हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूपी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि आने वाले 5 सालों में 16 गीगावाट जो है वो सोलर पावर जनरेट करेंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कौन से एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा। स्पेसिफिक उस एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा जहाँ पर लैंड एरिया जो है वो डिग्रेडेड स्टेज में है, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम होता है। तो वो जो एरिया है, जो वेस्टलैंड है, उसका यूज़ किया जाएगा जनरेट करने के लिए कौन सा, सोलर पावर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट है कि अभी प्रेजेंट टाइम में ताइवान में यूएस की जो विजिट देखने को मिली, यूएस के जो इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव, जिसके बाद में ताइवान और चाइना के बीच में क्लैश हुआ। क्लैश इस तरीके से हुआ कि चाइना ने ताइवान के आसपास वाले रीजन में मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट करवाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ताइवान जो है वो चाइना और यूएस के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है उसमें एक तरीके से अपने आप को ट्रैप नहीं करवाना चाहता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो रेगुलर बना हुआ है। तो यहाँ पर यूएन के जो चीफ हैं उन्होंने यूक्रेन का जो ओडेसा पोर्ट है उस एरिया में यहाँ पर विजिट की। यहाँ पर उन्होंने अर्ज किया है रशिया से कि जो भी यहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके ऊपर फोकस ना किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से यूक्रेन जो कंट्री, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ओडिशा पोर्ट की बात की गई है। मैप में अगर हम देखें ओडिशा पोर्ट को, यहाँ देखिए, देखो ये यूक्रेन है और यूक्रेन का जो सदर्न पार्ट है तो ये है ओडिशा पोर्ट, ठीक है। तो इस वाले रीजन को लेकर के यहाँ पर विजिट की गई है कि इसको ओपन रखा जा सके ताकि जो यूक्रेन है वो अपनी ट्रेड एक्टिविटी को भी रेगुलर कर सके।
ठीक है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो है ये जो एरिया है तो यहाँ पर है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड को अपने अंडर कर लिया था रशिया ने, दोबारा से इसको रिलीज किया है, जिसके बेसिस पर इस एरिया में जो डोमिनेंस क्रिएट हो गई थी रशिया की उसको रिलीज किया गया है। और इसी की वजह से अब दोबारा से यूक्रेन जो है वो अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर इसका इफेक्ट देखने को मिला है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्रीमिया वाला रीजन है। 2014 में इसी तरीके से रशिया ने जो क्रीमिया रीजन है उसको भी अपने अंडर कर लिया था और इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा क्लैश क्रिएट हुआ था। तो पहले G8 ग्रुप था जिसका रशिया भी मेंबर था। जब यूक्रेन के ऊपर यूक्रेन का क्रीमिया वाले पार्ट को एनेक्स किया रशिया ने, तो फिर G8 ग्रुप से निकाल दिया गया रशिया को, और जो G8 है वो G7 में कन्वर्ट हो गया। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी जो है नेक्स्ट न्यूज है G20 ग्रुप को लेकर के। G20 ग्रुप की जो है वो मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडोनेशिया जो है वो अभी G20 ग्रुप की मीटिंग को यहाँ पर होस्ट करेगा। तो उन्होंने आंसर देने की कोशिश की है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया और चाइना को लेकर के काफ़ी क्लैश देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिक अगर हम फोकस करें तो यूएस जो है वो काफ़ी फोकस कर रहा है इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि G20 ग्रुप की जो अभी मीटिंग होगी, इंडोनेशिया उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना और रशिया दोनों के जो भी हेड हैं उनकी प्रेजेंट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम G20 ग्रुप की जो मीटिंग है उसके बारे में, G20 जो ग्रुप है कौन कौन से कंट्रीज उसमें आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये है स्टार्टिंग में G7, फिर इसमें रशिया मिलता है G8 और फिर है G20। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर इंडोनेशिया जो है वो अभी मीटिंग को होस्ट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो G20 का पार्ट है, लेकिन G7 और G8 का पार्ट नहीं है इंडिया। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कौन से कंट्रीज जो हैं वो इसके पार्ट हैं, क्योंकि बहुत बार अभी अगर हम देखें तो 2021 का जो यूपीएससी का एग्जाम था उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि क्या इंडिया पार्ट है या नहीं है। ओके, ये एक स्टेटमेंट होता है। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो थोड़ा सा उसका जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। ओके, तो इस तरीके से यूपीएससी जो है वो हर साल कुछ नया जो है वो इवोल्व करने की कोशिश करती है अपने एग्जाम पैटर्न में। तो इसी एक पैटर्न को आपको फॉलो ना करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आप 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो प्रीलिम्स में। ओके, मेंस में आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख करके आपको इफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि मेंस में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो उस टाइम के जो करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर के रिलेट करके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक पार्ट से हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो कम देखने को मिले, जिसकी वजह से आपको इफेक्ट नहीं होना है। तो प्रीलिम्स में जो PYQ है उसके ऊपर आपको अपना डोमिनेंस क्रिएट करना है। PYQ में ना सिर्फ क्वेश्चंस, उनके जो ऑप्शन है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन को भी आपको क्या करना है कि उनको भी आपको व्यू करना है, उनसे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको उसको एक अच्छे से इवेल्युएट करके अपने रजिस्टर मेंटेन करके उसमें आंसर्स लिख रहे हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि यूपीएससी में जो कभी किसी क्वेश्चन का ऑप्शन था, कभी बाद में उसी ऑप्शन को लेकर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्रिएट कर दिया गया है। तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ध्यान में रखना है कि करंट में जो न्यूज़ चल रही है उसको रिलेट करना है कि प्रीलिम्स में इससे अगर ये न्यूज़ हो कि G20 ग्रुप से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो G20 ग्रुप को लेकर के अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आप रिलेट कर लो। तो जो भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो उसको आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो इंडिया मेंबर है या नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो उस ऑर्गेनाइजेशन का तब पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर को रिलेट करके पूछा जा सकता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के बनने का उसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर G20 ग्रुप में हमने ये देखा कि जो रशिया और चाइना की जो प्रेजेंस है उसको लेकर के यहाँ पर बोला गया है कि उन दोनों की प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी। देखो, इशू क्या है प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो चाइना के साथ में ताइवान वाला इशू, इसके अलावा साउथ चाइना सी वाला इशू, इंडियन ओशन में चाइना की जो प्रेजेंस है उसको लेकर के इशू, यूएस का इशू बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रशिया को लेकर के क्या इशू है, तो यूक्रेन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता था। उन सारे बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हुए ही
यहाँ पर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का उनके रीजनल एरियाज में जो एक्सपेंशन है वो दिखने को ना मिले। और यही बेसिक रीजन रहा कि फेब 2022 से रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर भी डिवास्टेशन देखने को मिला है। तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ये जो इशू हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अब इन इश्यूज की वजह से जैसे कि चाइना जो है वो भी अपनी तरफ से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, रशिया जो है वो भी अपनी तरफ से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो रशिया के जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, रशिया के जो भी फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं, उसके ऊपर यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो टाइम के साथ में ये भी लगता है कि अगर इन कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है अगर वो काफ़ी डिवास्टेड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिक रीजन दोनों ही इशू में ये है कि यूएस जो है वो अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है, किसी भी कंट्री को वो कंट्रोल करने के लिए उसका जो डोमिनेंस है उसके रीजनल एरिया में या जिस एरिया में भी वहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ही ये इशू जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है उसको जाकर के व्यू कर सकते हो। डेली बेसिस पर जो आपके करंट अफेयर्स हैं उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। रेगुलर इवनिंग में 7 PM जो है 7 बजे इवनिंग में जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है वो आपके लिए अपलोड की जाती है। ओके, थैंक यू।